दोस्तों, यदि हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़े ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहला नाम सूर्य का आता है। और उसके बाद जो नाम आता है वो हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह 2 बार इसमें समा सकते हैं। वहीं अगर इसके आकार की तुलना हम हमारी पृथ्वी से करें तो हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह आसानी से जुपिटर ग्रह में समा सकते हैं। जुपिटर ग्रह असल में एक विशालकाय गैस जॉइंट है जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना है। कुछ वैज्ञानिक थ्योरियां कहती हैं कि जुपिटर ग्रह एक तारा बनने के रास्ते पर था, पर यह एक फेल्ड तारा है, यानी ये एक ऐसा तारा है जिसका गर्भ में ही गर्भपात हो गया, यानी एक मृत तारा कहा जा सकता है जो जन्म से पहले ही जिसका जीवन लीला समाप्त हो गई। आज हम इसी ग्रह के बारे में कुछ ऐसी ही बातें जानेंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति और जुपिटर ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, जुपिटर ग्रह के तारे और जुपिटर कैसे एक मिनी सोलर सिस्टम की तरह काम करता है। क्या जुपिटर ग्रह एक फेल्ड तारा है? जुपिटर ग्रह और ब्राउन ड्वार्फ्स क्या हैं? साथ ही ये भी जानेंगे कि तारों को ऊर्जा कहां से मिलती है। क्या कई सारे जुपिटर जैसे ग्रह मिलकर तारा बन सकते हैं? अगर जुपिटर ग्रह एक तारा बन गया तो धरती का क्या होगा और किस प्रकार ये तारा बन सकता है? इसके आकार को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक असल में एक फेल्ड स्टार हो सकता है जो कि एक तारा बनते बनते रह गया। पर क्या असल में जुपिटर ग्रह इतना विशाल है कि यह तारा बन सकता है? और क्या होता अगर जुपिटर सच में एक तारा होता? क्या तब भी हमारी धरती पर जीवन पनप पाता या हमारी धरती पर जीवन का अंत हो जाता? और इसके सौरमंडल और दूसरे ग्रहों पर क्या असर होता? इन सब चीजों से पहले जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल और उसके बाकी हिस्सों का बनना शुरू हुआ, तब हमारे सूर्य के फॉर्मेशन के बाद बचा ज्यादातर हिस्सा एक जगह इकट्ठा होने लगा और यहीं से जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई। सूरज के बनने के बाद बचे हुए मास का ज्यादातर हिस्सा जुपिटर ने ले लिया। यह मास बाकी सोलर बॉडीज की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। माना जाता है जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत किसी तारे की तरह ही हुई थी, क्योंकि यह उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है जिससे किसी तारे का निर्माण होता है। जुपिटर ग्रह पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसी वजह से इसे गैस जॉइंट भी कहा जाता है। सूरज के निर्माण के बाद हमारे सोलर सिस्टम में इतना मास नहीं बचा था जिससे जुपिटर ग्रह इतना विशाल और डेंस हो सके कि किसी तारे के जैसे इग्नाइट हो सके, यानी इसके अंदर तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो सके। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक निर्माणाधीन तारा था जो कुपोषण का शिकार हो गया, यानी इसे वो चीज नहीं मिली जो एक तारा बनने के लिए आवश्यक होती है। अब बात करते हैं इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली सोलर बॉडीज की। 4 बड़े बड़े चंद्रमा और कई सारे छोटे चंद्रमाओं के साथ ऐसा लगता है मानो जुपिटर एक प्रकार का मिनी सोलर सिस्टम है। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में कुल 53 कंफर्म्ड मून्स और 26 प्रोविजनल मून्स मौजूद हैं, जो कि अपने आप में बेहद ही खास और रोमांचक है। प्रोविजनल मून्स यानी कि ऐसे चंद्रमा जो अभी कंफर्म्ड लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं के नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनको पहली बार एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने 1610 में दूरबीन का इस्तेमाल करके पहली बार देखा था और इसी वजह से इन 4 चंद्रमाओं को आज गैलीलियन सैटेलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है जुपिटर को एक फेल्ड स्टार? जुपिटर को एक फेल्ड स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूरज के जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन किसी भी तारे के चमकने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होना जरूरी है। जुपिटर एक ग्रह के रूप में सबसे बड़ा है, लेकिन वह एक तारे की तुलना में बहुत छोटा है और इतने कम सरफेस और मास के कारण इतना प्रेशर उत्पन्न नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन शुरू हो जाए। इस वजह से जुपिटर को फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार के समान एलिमेंट्स होने के बावजूद भी है फ्यूजन कराने में समर्थ नहीं हो सका। क्या समानता है जुपिटर ग्रह और ब्राउन ड्वार्फ्स में? वैज्ञानिक जुपिटर ग्रह की तुलना ब्राउन ड्वार्फ से करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ्स जिन्हें फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, ऐसे विशाल सोलर बॉडीज होते हैं जो इतने विशाल होते हैं और इन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता और ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इनमें मौजूदा एलिमेंट्स में
किसी तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो जाए। अभी तक जुटाई गई जानकारी के अनुसार किसी भी ग्रह को ब्राउन ड्वार्फ बनने के लिए हमारे जुपिटर ग्रह से करीब 15 गुना ज्यादा मास मौजूद होना चाहिए। कहां से मिलती है तारों को ऊर्जा? अगर हम सूर्य की बात करें तो हमारा सूर्य फ्यूजन के माध्यम से अपनी ऊर्जा पैदा करता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण हाइड्रोजन को इस पॉइंट तक कंप्रेस कर देता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होना आरंभ हो जाता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है और इससे पैदा हुई एनर्जी की वजह से ही सूरज को अपनी चमक और इतनी ऊर्जा मिलती है। इतने बड़े प्रोसेस को अंजाम देने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन जुपिटर सूर्य के आकार से तुलना में बहुत छोटा है। साथ ही इसका मास किसी तारे के मास से हजारों गुना कम है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि कोई तारा हमारे सूर्य जितना ही विशाल और डेंस हो। हमारे ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे तारे मौजूद हैं जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी ज्यादा छोटे और कम चमकीले होते हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे छोटा और कम मास वाला रेड ड्वार्फ स्टार EBLM JO 555 57AB है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 600 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यह सैटर्न ग्रह से थोड़ा सा बड़ा है, पर इसका मास जुपिटर ग्रह से करीब 80 गुना ज्यादा है। यानी ये साइज में तो जुपिटर से छोटा है, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा है, 80 गुना ज्यादा है। क्या कई सारे जुपिटर ग्रह तारे बन सकते हैं? यानी अगर हम 79 और जुपिटर साइज के प्लैनेट्स को एक साथ मर्ज कर दें तो हमें हमारे सौरमंडल में दूसरा स्टार मिल जाएगा। पर 80 जुपिटर साइज प्लैनेट्स को एक साथ मिलाकर बनाया है तारा हमारे सूरज के आकार और रोशनी के मुकाबले कुछ नहीं होगा। भले ही इस नए तारे का मास 80 जुपिटर प्लैनेट्स के बराबर होगा, पर इसके बावजूद इसका आकार जुपिटर ग्रह के डायमीटर के मुकाबले केवल 20% ही बड़ा होगा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा मास इसे और भी डेंस बना देगा ताकि फ्यूजन के लिए जरूरी प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा किया जा सके। पर अगर किसी तरह जुपिटर तारा बन जाता है तो एक रेड ड्वार्फ स्टार की श्रेणी में आएगा। दूसरे रेड ड्वार्फ स्टार्स की तरह यह एक छोटा, ठंडा, हाइड्रोजन बर्निंग स्टार होगा, जो कि सूरज के मुकाबले काफी कम चमकीला होगा। अब बात करते हैं, अगर जुपिटर ग्रह तारा बन गया तो धरती का क्या होगा? क्योंकि जुपिटर ग्रह सूरज के मुकाबले हमसे करीब 4 गुना ज्यादा दूरी पर करीब 588 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। ऐसे में जुपिटर के एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाने के बाद ही हमारी पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इस तारे से हमें काफी कम रोशनी और हीट के रूप में एनर्जी मिल पाएगी। साथ ही ज्यादा दूरी पर होने की वजह से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पृथ्वी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के एक तारा बन जाने पर हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे तारे और आसानी से हमारे आसमान में एक रेड स्टार के रूप में देख पाएंगे, जो कि सबसे करीब की स्थिति में रात में हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा। पर इस दूसरे तारे का हमारे सौरमंडल पर कुछ ग्रेविटेशनल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। यह तारा हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के ऑर्बिट को कुछ हद तक बदल कर रख देगा, पर इसका असर इतना भी अधिक नहीं होगा कि हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह एक दूसरे से टकराने लगे या हमारे सौरमंडल से बाहर चले जाएं। पर इस तारे का हमारी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक असर तब पड़ेगा जब यह एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड्स और दूसरे सोलर बॉडीज को इनर सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी की ओर भेजना शुरू कर देगा। ऐसे में हमें इन एस्ट्रॉयड्स को डिटेक्ट कर इन्हें पृथ्वी से टकराने से पहले ही नष्ट करने की टेक्निक पर काम करना पड़ सकता है। और इसके अलावा दूसरा असर यह पड़ेगा हमारे सोलर सिस्टम पर कि हो सकता है कि जो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर ग्रह हैं या बृहस्पति के अपने उपग्रह हैं, उन पर जीवन पनप सकता है। वो एक हैबिटेबल जोन में आ सकते हैं और हो सकता है कि मानव एक दूसरे जीवित ग्रह पर जीवन को पनपता हुआ देख सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।